आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स विच हैज अ फाइनेंशियल नेचर। उसके बाद रिकॉर्ड मतलब जर्नल एंट्री करना। जर्नल एंट्री कितने टाइप के, परचेज, सेल्स। पिछली क्लास का थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आज का क्लास शुरू करते हैं। तो पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि एक बिजनेस में कॉमर्स क्यों इम्पोर्टेंट है, कॉमर्स एक्चुअली में है क्या, अकाउंट्स क्या होता है, और एक बिजनेसमैन जब भी अपने बिजनेस को स्टार्ट करेगा तो वो एक ईयर को चुनता है। तो सबसे पहला ईयर जो होता है वो होता है उसका फाइनेंशियल ईयर, और दूसरा होता है कैलेंडर ईयर। फाइनेंशियल ईयर और कैलेंडर ईयर में क्या डिफरेंस है? तो सबसे पहला डिफरेंस ये है कि कैलेंडर ईयर एक नॉर्मल ईयर होता है जो छोटे बिजनेसमैन चुनते हैं, जो छोटे छोटे किनारे की दुकान, ठीक है, या फिर ग्रोसरी शॉप्स, ये सब खोल के जो बैठते हैं तो वो कैलेंडर ईयर चुन सकते हैं। लेकिन एक बड़े बिजनेसमैन जो रहते हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं वो एक्चुअली में हमेशा फाइनेंशियल ईयर को ही चुनेंगे। सबसे पहला रीजन क्या है, मैंने आप लोगों को पिछला क्लास में बताया था कि एक फाइनेंशियल ईयर वो ईयर होता है जब बिजनेसमैन पूरा एक साल अपने बिजनेस को चलाने के बाद वो अप्रैल के महीने में इनकम टैक्स पे करता है। ठीक है, मतलब वो पूरे एक साल बिजनेस को चलाता है और अगले साल अप्रैल के महीने में वो क्या करता है, इनकम टैक्स पे करता है। तो ज्यादातर बिजनेसमैन फाइनेंशियल ईयर को ही चुनते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि हमारी जो बैंकिंग सिस्टम है वो भी फाइनेंशियल ईयर पे ही जाती है। ठीक, बड़े बड़े शोरूम्स या कोई भी हो वो फाइनेंशियल ईयर को चुनते हैं। ठीक है, तो बात यह है कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च डिफरेंस है यहाँ पर पूरे 12 मंथ का। ठीक, ये पूरे 12 मंथ बिजनेसमैन क्या करता है, ये पूरे 12 मंथ बिजनेसमैन के जीवन में ऐसा क्या होता है कि उसको अकाउंट्स की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो आज हम इस क्लास में यही पढ़ने वाले हैं कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक बिजनेसमैन इन ड्यूरिंग द ईयर क्या क्या करता है। ठीक है, और जानेंगे कि किस तरह से वो अपने बिजनेस का अकाउंट्स को मेंटेन करता है, वो कौन कौन सा स्टेप्स होता है जिससे वो अपने बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस के चांसेस को ग्रो करता है। ठीक है, तो चलिए देखिए, मान लीजिए कि 1 अप्रैल कोई भी ईयर लीजिए 2023। ठीक है, ये बिजनेस का ओपनिंग होता है, ये बिजनेस का क्या होता है, ओपनिंग डेट। ठीक, 1 अप्रैल 2023 बिजनेस का क्या होगा, ओपनिंग डेट। जिस तरह से हम स्कूल्स में जब जाते हैं तो कॉपी किताब नए नए खरीदते हैं नए क्लासेस के लिए, आप लोग भी खरीदिएगा। तो एक नए कॉपी में सबसे पहला चीज हम लोग क्या करते हैं, अपना नाम लिखते हैं, क्लास लिखते हैं, रोल नंबर लिखते हैं, बस इतना ही। और उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद जो भी टीचर्स पढ़ाएंगे उसको हम लोग रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं, मतलब लिखना शुरू कर देते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग भी बस वही करने वाले हैं कि जब 1 अप्रैल 2023 को एक बिजनेस का ओपन हो गया, बिजनेस का ओपनिंग हो गया, तो बिजनेसमैन क्या करता है, रिकॉर्ड करना शुरू करता है। मैंने पिछले क्लास में आप लोग बताया था कि बिजनेसमैन ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स को क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। ठीक है, जो भी कौन से नेचर का होना चाहिए, फाइनेंशियल नेचर का होना चाहिए। ठीक है ना, मतलब जो पैसों से लेन देन हो उसको क्या करता है, वो रिकॉर्ड करता है। ठीक है, तो सबसे पहला 1 अप्रैल 2023 को क्या करता है बिजनेसमैन, आइडेंटिफाई करता है, आइडेंटिफाई ऑल द ट्रांजेक्शंस एंड events which has financial nature। मतलब क्या है इसका, समझिए कि बिजनेसमैन को यहाँ पर क्या करने बोला जा रहा है, आइडेंटिफाई करने बोला, मतलब पहचानिए, पहचानिए उस ट्रांजेक्शन को और उस इवेंट्स को जो कौन से नेचर का होना चाहिए, फाइनेंशियल नेचर का होना चाहिए। ठीक है, मतलब इसका सिंपल भाषा में अगर हम लोग समझें, पैसे से, ठीक है, पैसे से क्या होना चाहिए, लेन देन होना चाहिए। ठीक है ना, पैसों से कोई मतलब होना चाहिए उस ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स का। ठीक, तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल नेचर का हो जाएगा। ठीक है ना, तो आइडेंटिफाई कीजिए,
मान लीजिए आप आइडेंटिफाई कर दिए उस ट्रांजेक्शन और वो इवेंट को जो कौन से नेचर का है, फाइनेंशियल नेचर, मतलब पैसों से मतलब है, या तो पैसे आ रहे हैं या तो पैसे जा रहे हैं। इसी से हम लोग समझ जाएंगे कि फाइनेंशियल नेचर का है। ठीक, अब जैसे ही मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, जैसे ही मैंने पहचान लिया, मैं कहीं भूल ना जाऊं तो मैंने क्या करना शुरू कर दूंगा, लिखना शुरू कर दूंगा, मतलब रिकॉर्ड करना शुरू कर दूंगा। तो अकाउंट्स में रिकॉर्ड का एक अलग वर्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं जर्नल एंट्रीज, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जर्नल एंट्रीज, जिसका सिंपल सा वर्ड में है रिकॉर्ड करना। ठीक है, जिसका सिंपल वर्ड में क्या है, रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड कर लो तो वो जर्नल एंट्री बन जाता है। ठीक है, अकाउंट्स के लैंग्वेज में रिकॉर्ड को हम लोग जनरल एंट्रीज बोलते हैं। जर्नल एंट्रीज एक्चुअली है क्या, जर्नल एंट्रीज और कुछ नहीं है, बस जो पैसे आ रहे हैं, जो पैसे जा रहे हैं, वो पैसे कहाँ से आए, वो पैसे कहाँ का जा रहे हैं। ठीक है ना, वो पैसे क्यों आए और ये पैसा क्यों जा रहा है। ठीक है, मतलब सिर्फ पैसों से है। तो पैसों से लेन देन वाला हर चीज को हम लोग को क्या करना पड़ता है, रिकॉर्ड करना पड़ता है। ठीक है, मान लीजिए कि 10 महीना 11 महीना पहले मैंने कोई ट्रांजेक्शन किया था पैसों वाला, आज उसकी जरूरत आज मुझे पड़ रही है, लेकिन मुझे याद तो नहीं है। क्यों? क्योंकि 10 महीने पहले की बात मुझे याद नहीं हो सकती। हाँ, अगर मैंने कहीं रिकॉर्ड कर लिया होता, उसका जर्नल एंट्री बना दिया होता, तो आज मुझे 10 महीने नहीं 10 साल के बाद भी मुझे अगर जरूरत पड़ती तो मैं देख के याद कर सकता था कि हाँ, मैंने 10 महीने नहीं 10 साल पहले एक ट्रांजेक्शन किया था पैसों से, जिसका हम लोग यहाँ पर जर्नल एंट्री कर चुके, मतलब रिकॉर्ड कर चुके हैं। ठीक है, तो वो जर्नल एंट्रीज कहलाता है, रिकॉर्ड करने का मतलब जर्नल एंट्रीज। ठीक, अब जर्नल एंट्रीज कितने टाइप के होते हैं, देखा जाए तो बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं पैसों से लेकर। ठीक है ना, लेकिन जर्नल एंट्रीज होते कितने टाइप्स के, तो सबसे पहला जो टाइप होता है वो होता है आपका परचेज का। वो आपका क्या होगा, परचेज का। परचेज का मतलब कि मान लीजिए कि आप बिजनेस चला रहे हैं, या तो आप मैन्युफैक्चरर हो सकते हैं, या तो प्रोड्यूसर हो सकते हैं, या तो फिर आप रिटेलर, या तो फिर तीनों। ठीक है, तो तीनों बनने के लिए आपको गुड्स बेचना है, तो गुड्स बेचने के लिए आपको गुड्स बनाना पड़ेगा, तो गुड्स बनाने के लिए भी आपको रॉ मटेरियल्स चाहिए जो हम बाहर से परचेस करेंगे। अब जब हम बाहर से परचेस करेंगे तो परचेस के बदले में हमें क्या देना पड़ेगा, हमें देना पड़ेगा पैसा, हमें देना पड़ेगा उसका अमाउंट, उसका प्राइस। जैसे ही हमने उसका पैसा दे दिया और वो रॉ मटेरियल जो भी आइटम मैंने खरीदा था वो मैंने खरीद लिया, तो ये कहलाएगा परचेज, जो मैंने किया। ठीक है ना, मैंने पैसे दिए और उसके बदले में मुझे सामान मिल गया, तो ये कहा परचेज हुआ। तो यहाँ पर फाइनेंशियल नेचर है, आप ही लोग बताइए। हाँ, इसमें फाइनेंशियल नेचर कहा जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बात हो रहा है पैसों से, मतलब यहाँ पर जो सामान आ रहा है वो पैसों से लेन देन हो रहा है। तो ये मेरे लिए आइडेंटिफाई मैंने कर लिया, ये कौन सा नेचर का, फाइनेंशियल नेचर का है। तो मैं उस परचेस का क्या कर दूंगा, जर्नल एंट्री, मतलब उसका रिकॉर्ड करना शुरू कर दूंगा। ठीक, उसी तरह इसका उल्टा होता है सेल्स। अब मान लीजिए कि जिस तरह से मैंने सामान को खरीदा उसी तरह मैंने सामान को बेचा, तो बेचने से मुझे आएंगे पैसे। पैसा वर्ड आ गया, मतलब फाइनेंशियल नेचर का हो गया, तो उसको मैं भी क्या कर लूंगा, रिकॉर्ड कर लूंगा। ठीक, उसके बाद आता है आपका परचेज रिटर्न। मैं यहाँ परचेज का स्पेलिंग में सिर्फ पी डाल रहा हूँ, आप लोग पूरा डालिएगा। ठीक है, मुझे याद रहता, आप लोग फिर भूल जाओगे कि पी का मतलब क्या होता है। परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न का मतलब यहाँ पर समझिए, मैंने यहाँ पर सामान को खरीदा, मैंने जब वो सामान को खरीदा तो अननेसेसरी लगा, मुझे लगा कि नहीं, ये सामान का, ये आइटम, ये गुड्स का जरूरत मुझे नहीं है, तो मैं क्या कर दूंगा, ये वापस लौटा दूंगा। तो वो क्या हो जाएगा, परचेज रिटर्न। तो परचेज करने से पैसे गए, परचेज रिटर्न करने से पैसे आएंगे वापस। तो फिर से बात आ गई यहाँ पर किसका, पैसों का। तो ये आइडेंटिफाई करना है कि नहीं, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट जो कौन सा नेचर का होना चाहिए, फाइनेंशियल नेचर का होना चाहिए। तो ये मैं जनरल एंट्री में लिखूंगा इसे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये पैसों से मतलब है। ठीक, परचेज का उल्टा होता है परचेज रिटर्न, पैसा गया या पैसा वापस आ गया। सेल्स का मतलब पैसा आता है, मैंने कुछ सामान को बेचा तो पैसा उसके बदले में आएगा। अब मान लीजिए कि मैंने जिसको बेचा उसे वो सामान अननेसेसरी लगा, बेकार लगा या वेस्टेज लगा मनी, तो वो क्या करेगा, वो आके मुझे वापस सामान क्या कर देगा, वापस कर देगा। तो वो सेल्स मैंने पहले किया था, अब क्या हो रहा है, वो सेल्स रिटर्न हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अब क्या लिख दूंगा, सेल्स रिटर्न, मतलब मैंने सामान को बेचा
लेकिन जो मेरा कस्टमर था, जो मेरा ग्राहक था, उसने क्या किया, उस सामान को मुझे वापस लौटा दिया, जिसके कारण मुझे उसके पैसे उसे वापस करने पड़े। पैसे का वर्ड यहाँ आ गया, इसका मतलब ये फाइनेंशियल नेचर का हो गया। उसके बाद आएगा बीआर। बीआर का मतलब हम लोग बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल का मतलब समझिए, एक बिजनेस में हमेशा पैसों से ट्रांजैक्शन कभी नहीं होता। एक बड़े बड़े बिजनेसमैन जब भी खरीदते हैं या बेचते हैं तो उधार, क्रेडिट में सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन होता है। ठीक है ना, मतलब अगर आपको बड़ा बनना है तो आपको उधार में बेचना आना चाहिए। तो जब हम उधार में किसी को सामान बेचते हैं तो मुझे कैसे याद रहेगा कि मैंने उसको उधार में सामान बेचा? अगर मुझे उसका नाम पता रहेगा तो मैं नाम लिखूंगा और मैंने कितने का सामान बेचा वो भी लिखूंगा। क्या, लेकिन इस यहाँ पर मुझे पैसे तुरंत मिले? नहीं, यहाँ पर मुझे पैसे तुरंत नहीं मिले। यहाँ पर मुझे पैसे थोड़े दिन या थोड़े महीने या थोड़े साल के बाद मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे जरूर। यहाँ पर मिल चुका है, यहाँ पर मिलेगा। मिल चुका है और मिलेगा में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। तो ये पैसा मिलेगा, मिला नहीं है, तो ये जो ट्रांजेक्शन, ये पैसों वाला ही ट्रांजेक्शन कहलाएगा। लेकिन इसका जो ट्रांजेक्शन होगा वो फ्यूचर में होगा, लेकिन होगा जरूर। वो जो ट्रांजेक्शन होगा वो पैसे से होगा। तो ये भी मेरे लिए एक फाइनेंशियल नेचर है। बिल्स रिसीवेबल का मतलब सिंपल में है कि मैंने किसी को सामान उधार में बेचा, अब वो उसके पैसे मुझे बाद में लौटाएगा, उसके पैसे मुझे बाद में देगा, या बाद में मुझे वो पैसे का नीड पड़ेगा, तब मैं जब मांगूंगा तब वो देगा। तो ये होता है फ्यूचर टेंस। आप लोगों को पता होगा फ्यूचर का मतलब जो आज नहीं, जो आने वाले कल में हो, तो वो फ्यूचर टेंस होता है, लेकिन होगा जरूर। तो ये ट्रांजैक्शन भी पैसे का ट्रांजैक्शन माना जाएगा। तो इसे मैं लिख लूंगा, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा कि किसको मैंने उधार में ये सामान को बेचा था। तो जब मैं सामान को बेचूंगा तो मुझे मिलता है बिल्स रिसीवेबल। उसका बाद ठीक उसका उल्टा होता है बिल्स पेबल। अब इसका ठीक उल्टा है। रिसीवेबल का मतलब क्या हो गया कि मैंने पैसे अभी मिला नहीं है, बाद में मिलेगा। पेबल का मतलब मैंने पैसे देने हैं लेकिन अभी दिया नहीं है, बाद में दूंगा। ठीक, मतलब यहाँ परचेज जब मैं करता हूँ तो मैं पैसे तुरंत देता हूँ, जब सेल्स होता है तो मैं पैसे तुरंत लेता हूँ। बिल्स रिसीवेबल का मतलब बाद में लूंगा, बिल्स पेबल का मतलब बाद में दूंगा, लेकिन दूंगा जरूर। और दूंगा क्या, मैं पैसे दूंगा। तो ये ट्रांजेक्शन भी क्या हो गया, आपका फाइनेंशियल नेचर वाला हो गया। तो इसका भी रिकॉर्ड करना मुझे क्या है, जरूरी है। ठीक है, उसके बाद लास्ट एटलीस्ट आता है कैश बुक। अब समझिए कि कैश बुक एक ऐसा बुक है जहां पर इन सभी का ट्रांजैक्शन मिलेगा आपको। ठीक है, अब या तो परचेज और कैश बुक का ट्रांजैक्शन होगा, या तो सेल्स और कैश बुक का ट्रांजैक्शन होगा, परचेज रिटर्न और कैश का ट्रांजैक्शन होगा, सेल्स रिटर्न और कैश बुक का ट्रांजैक्शन होगा। बिल्स रिसीवेबल, पैसा मिला नहीं, मिलेगा, लेकिन जब मिलेगा तो बिल्स रिसीवेबल और कैश बुक का ट्रांजैक्शन होगा। और बिल्स पेबल, मैंने अभी पैसे दिए नहीं है, मैं फ्यूचर में दूंगा पैसे, तो जब मैं दूंगा तो वो मेरा कैश बुक में चल जाएगा। ठीक, और एक कंपनी में बहुत सारे छोटे छोटे मिसलेनियस एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे अगर आप बड़े बड़े कंपनियों में जाओगे तो रिफ्रेशमेंट, कॉफी, टी, स्टेशनरी का सामान, प्रिंटिंग एंड अलग स्टैम्प, जो भी होता है, अलग अलग इक्विपमेंट का जो सामान होता है, उसके जो मिसलेनियस एक्सपेंसेस होते हैं, जिसे हम लोग सन्ड्री एक्सपेंसेस बोलते हैं, वो भी आपको इसी में मिलेंगे। ठीक, मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो इन सब का ट्रांजैक्शन आपको कहाँ मिलेगा, कैश बुक में मिलेगा। जब भी कैश का ट्रांजैक्शन होगा तब कैश बुक में कभी भी उधार का ट्रांजैक्शन नहीं डालना है। उधार का मतलब पैसा है नहीं, लेकिन अगर मैं शो कर दूंगा तो मेरा अकाउंट्स क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। मतलब कि मुझे फ्यूचर में पता चला कि एक 40,000 का मुझे चेक मिलने वाला, लेकिन अभी तक मिला नहीं, और मैं उसे कैश बुक में अभी डाल दूंगा। मतलब मैं 40,000 का जो अमाउंट है वो अभी मैं कैश बुक में डाल दिया, तो वो 40,000 का एक्चुअली में मेरे पास है नहीं, है ना, फ्यूचर में होगा, अभी तो है नहीं। तो मैं अभी नहीं डालूंगा, उसे कब डालूंगा, फ्यूचर में डालूंगा, जब वो मेरे पास आएगा तब। ठीक, तो इतने सारे जर्नल एंट्रीज होते हैं जो हमें लिखना पड़ता है। ठीक, घबराने की जरूरत नहीं है, एक साथ सब नहीं आएंगे, एक एक करके, और धीरे धीरे आप इतने एक्सपर्ट हो जाओगे कि
अगर 100 जनरल एंट्री है तो आप आराम से बना लोगे, ठीक है। अब जनरल एंट्री के बाद क्या होता है, जब भी एक बिजनेसमैन ट्रांजेक्शन करता है ना, तो वो लगातार एक सर्वे से ट्रांजेक्शन करेगा। मतलब पहला नंबर में परचेज, दूसरे में सेल्स, फिर परचेज, फिर सेल्स, 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 परचेज, 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 परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बीआर, बीपी, कैश बुक, कैश बुक, कैश बुक, फिर आपका परचेज, सेल्स। मतलब इस तरह से क्या रहेगा, हौच-पौच रहेगा थोड़ा सा, ठीक है ना। तो इन सबका सबसे इजीएस्ट उपाय है कि कितने का मैंने पूरे साल में सेल किया, कितने का परचेज किया, कितने का परचेज रिटर्न हुआ, कितने का सेल्स रिटर्न हुआ, कितना उधार बेचा, कितने का मुझे पैसा वापस देना है, किसी को अमाउंट पे करना है, या फिर मेरे पास टोटल कितना पैसा है। इस सब का एक ही रास्ता है, अगर हम लेजर बनाएंगे तब। अब लेजर क्या होता है, लेजर का मतलब होता है, अगर हम लोग लेजर को हिंदी में सब समझे तो सब का अलग हिसाब, सबका अलग हिसाब रखना, ठीक, ये लेजर कहलाता है, ठीक है। सब चीजों का अलग करते हैं, परचेज का पूरा एक लिस्ट अलग, सेल्स का एक लिस्ट अलग, परचेज रिटर्न का अलग, सेल्स रिटर्न का अलग, बीआर का अलग, बीपी का अलग, और कैश बुक का एक साथ अलग, ठीक है। तो सबका अलग अलग हिसाब रखने से क्या होता है ना, अगर इन फ्यूचर मुझे कोई बोला कि मैंने आपसे एक सामान खरीदा था, मैंने आपसे एक सामान खरीदा, तो कोई दूसरा आदमी आके बोलेगा कि मैंने आपसे सामान खरीदा, मतलब मुझसे उसने सामान खरीदा, तो मैंने बेचा होगा। तो मैं इन सभी बुक्स को छोड़ के कहाँ चल जाऊंगा, मैं सेल्स में चल जाऊंगा। मैंने बेचा तो भैया मेरा मेरा ट्रांजेक्शन कहाँ होगा, सेल्स में होगा। मैंने कोई सामान खरीदा, वो डिफेक्टिव निकला, अब मैंने सामान खरीदा तो किससे खरीदा, किसी और से खरीदा। तो मैं खरीदा मतलब मैंने क्या किया, परचेज किया। तो मैं इन सभी बुक को छोड़ के कहाँ चल जाऊंगा, परचेज में चल जाऊंगा। परचेज रिटर्न किया, मैंने कुछ खरीदा, रिटर्न किया, तो उसका ट्रांजेक्शन मुझे कहाँ देखने मिलेगा, क्या मुझे बीआर, सेल्स, परचेज में दिखेगा, नहीं दिखेगा। वो कहाँ दिखेगा मुझे, परचेज रिटर्न, तो मैं परचेज रिटर्न में जाऊंगा। उसी तरह सेल्स रिटर्न, ठीक, बीआर, बीपी, सबका अपना अलग अलग हिसाब रखना ही लेजर कहलाता है। लेजर से कुछ नहीं होता, लेजर आपके टाइम को बचाने के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है, ठीक है। सबसे बेस्ट माना जाता है आपको टाइम को बचाने के लिए, कि बिजनेसमैन को पेज ना पलटना पड़े, ज्यादा खोजना ना पड़े। वो चुपचाप एक बुक उठाएगा, वो डेट को पकड़ेगा, डेट मिल गया, बुक मिल गया, वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड आपका सामने में आ गया। मतलब आप ट्रांजेक्शन देख सकते हो कि हाँ उस समय मेरे साथ क्या हुआ था, कितने का अमाउंट था, कितने का डिस्काउंट था, ये सब उस टाइम मुझे देखने को मिल जाएगा। अगर मैं लेजर बनाऊंगा तो मेरे लिए बहुत ज्यादा सहूलियत होगा एक बिजनेसमैन के लिए, ठीक। लेजर के बाद आता है आपका ट्रायल बैलेंस, ठीक है। अब ट्रायल बैलेंस का मतलब आप यहाँ पर समझ ही गए होंगे, बैलेंस रखना। एक बिजनेस में अनगिनत ट्रांजेक्शन होता है, परचेज होता है, सेल्स होता है, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बीआर, बीपी, कैश बुक, बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं। तो सबका अपना अलग अलग हिसाब रखने के बाद मुझे ये बैलेंस देखना पड़ता है कि मेरे पास जितने की संपत्ति है, मैंने जितने का खरीदा, क्या मैंने उतने का बेचा, या फिर या तो मैंने इतने का एक्सपेंसेस किया, इतने का मैंने खर्च किया, तो क्या मैं इतना कमाया, है ना। आप सोच रहे हो कि आप कम खर्च करोगे और ज्यादा कमाओगे, ये बहुत रेयर होता है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि मैं इनकम कम करूंगा, खर्च ज्यादा करूंगा, तो ये बेवकूफी वाला बहुत है। मतलब एक्सपेंसेस ज्यादा हो गया तो लॉस हुआ ना आप लोगों को, इनकम कम, खर्च ज्यादा तो लॉस हुआ, ठीक। मैंने खरीदा ज्यादा और बेचा कम, लॉस। मैंने बेचा ज्यादा और खरीदा कम, पॉसिबल नहीं है। क्या आप ज्यादा बेच सकते हो अगर आपने खरीदा ही ना हो तो, नहीं ना। तो याद रखिए, ट्रायल बैलेंस का मतलब कि अपने एसेट्स, अपने संपत्ति, अपने बोझ के साथ बराबरी करना ट्रायल बैलेंस कहलाता है। कि जितने का मैंने खरीदा, क्या मैंने उतने का बेचा, और अगर उतने का नहीं बेचा तो बाकी का जो सामान है वो मेरे गोदाम, मेरे दुकान में पड़ा हुआ है या नहीं। सपोज मान लीजिए कि अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि मैंने 1 लाख का सामान को क्या किया है, परचेज किया है, ठीक है ना, और मैंने 75,000 का सामान को क्या किया है, सेल किया है, तो मेरे पास कितने का बचना चाहिए सामान, 25,000 का क्या होना चाहिए, स्टॉक मेरे पास होना चाहिए। तो क्या 25,000 का स्टॉक मेरे पास है, क्या ये 20 हो गया। अगर 20 होता तो मैं सोचता कि 5,000 का मेरा क्या हुआ, नुकसान हुआ, चोरी हुआ, क्या हुआ, कुछ नहीं पता। तो याद रखिए, ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या है
कि सब तरफ से आपको क्या होना चाहिए, बैलेंस मिलना चाहिए अपने एसेट्स, अपने संपत्ति और अपने बोझ का, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। अब ट्रायल बैलेंस के बाद क्या बनता है, ट्रायल बैलेंस के बाद बनेगा आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपका बनेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब समझिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्चुअली बहुत सारे स्टेटमेंट्स के कंक्लूजन से मिला हुआ रहता है, ठीक है ना, बहुत सारे कैलकुलेट उसमें रहता है कि आपको इसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर बहुत सारे स्टेटमेंट देखने मिलेंगे। तो सबसे पहले मिलेगा आपको इनकम स्टेटमेंट, ठीक है, दूसरा आपको मिलेगा बैलेंस शीट और आपको मिलेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। ये तीनों स्टेटमेंट होते हैं जो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिलेगा। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबसे ज्यादा जरूरी वाला स्टेटमेंट माना जाता है एक बिजनेस में। क्यों? इससे ही आपको पता चलेगा कि आपको प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेन हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट मतलब समझिए, बैलेंस अपने संपत्ति अपने बोझ के बराबरी में है या नहीं, ये मुझे देखना है। अगर है तो बहुत बढ़िया, नहीं है मतलब कुछ गड़बड़ है। तो याद रखिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनाता है ना, वो कोई आम आदमी नहीं बनाता, वो बनाता है कंपनी का सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाएगा। क्यों? क्योंकि एक बारीक बारीक चीजों को उसमें पकड़ना पड़ता है, यहाँ तक कि 1% 2% का टैक्स जीएसटी भी उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पकड़ता है, वो कौन पकड़ता है, सीए पकड़ता है। सबसे मेन चीज है सीए। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है तो ये सभी चीज उसके सामने रिप्रेजेंट होने चाहिए। मतलब एक बिजनेसमैन कभी भी अपने सीए से झूठ नहीं बोलना चाहिए कि मैंने एक हिडन एसेट्स, एक छुपाया हुआ संपत्ति को मैंने रखा है जो बिजनेस का है, लेकिन मैं उसे शो नहीं कर रहा हूँ। ये सीए से छुपा हुआ नहीं होना चाहिए। मतलब सीए को एक एक चीज पता होना चाहिए और सीए को नॉलेज होना चाहिए कि वो एक कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर सके, ठीक। अब इतने सारी चीजों को करने के बाद आता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक। यहाँ था आपका ओपनिंग और ये है आपका क्लोजिंग, मतलब 31 मार्च। अब यहाँ पर है 2023, तो यहाँ आएगा 2024, ठीक। मैंने बोला था ना नेक्स्ट ईयर। अब समझिए, एक साल के दौरान एक बिजनेसमैन क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है ट्रांजैक्शन इवेंट जो फाइनेंशियल नेचर का होना चाहिए, उसे तुरंत देख के क्या करेगा, उसे रिकॉर्ड कर लेगा जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री कितने बुक के होते हैं, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, पीआर, बीपी, कैश बुक, मतलब 6-7 बुक होते हैं, ठीक। उसके बाद सबका अलग अलग हिसाब करना। क्यों? क्योंकि मेरे लिए सहूलियत होगा, मेरे लिए इजी होगा टू फाइंड आउट एनी मिस्टेक। तो वो क्या बनाएगा, लेजर बनाएगा। लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस, मतलब सभी चीजों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा कि देखेगा कि वो कितने का सामान खरीदा, कितने का बेचा और बचा हुआ सामान है या नहीं है, नहीं तो फिर नुकसान, ठीक है। उसके बाद आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कौन बनाता है, कंपनी का चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्यों बनाता है? क्योंकि यहीं से पता चलता है कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ, लॉस। प्रॉफिट लॉस के हिसाब से ही वो क्या देगा, इनकम टैक्स को टैक्स देगा, ठीक है। उसमें वो कौन कौन से स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं, इनकम टैक्स, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसके बाद क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस। ये पूरे एक साल बिजनेसमैन करेगा, तब जाके उसका एक साल का अकाउंटिंग क्लियर होगा, ठीक। और 31 मार्च को होता है आपका क्लोजिंग। क्लोजिंग, ठीक है। बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आता कि क्लोजिंग का मतलब क्या होता है। क्लोजिंग का मतलब आप लोग ये मत समझना कि शटर बंद करो, ताला मारो और चलो अगले मोहल्ले में कहीं दुकान में फिर से बिजनेस। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसे हम लोग प्रिपेयर करते हैं बुक ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं बुक कीपिंग करना। क्या करना? बुक कीपिंग। मतलब एक बिजनेसमैन एक बुक को कीपिंग करता है, प्रिपेयर करता है पूरे एक साल के लिए। अगले साल एक नया बुक, बिजनेस वही है, बस किताब क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। एक बुक बंद हो रहा है तो दूसरा बुक खुल जा रहा है, ठीक है। तो बुक कीपिंग उसी को बोलते हैं। जिस तरह से एग्जाम्पल में अगर हम लोग बोले कि 8 क्लास की पढ़ाई को जब हो जाती है, 8 क्लास की जब आप लोग एग्जाम पास कर जाते हो, जब 9 क्लास में जाते हो
तो 9th क्लास में नई बुक्स और नए कॉपी खरीदते हैं। ये नहीं कि 8th क्लास का ही कॉपी को 9th क्लास में क्या कर दिए, कन्वर्ट कर दिए, अरे 2 तो पेज ही खर्च हुआ था, चलो ना बाकी का पेज को क्या करते हैं 9th क्लास के लिए यूज करते। नहीं, ऐसा नहीं है, होता है। तो याद रखिएगा, बुक कीपिंग मतलब 1 साल का होता है, और अगले साल क्या होता है, एक नया बुक, बिजनेस वही, एक नया बुक, फिर से वही बिजनेस क्या करेगा, आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स व्हिच हैज अ फाइनेंशियल नेचर। उसके बाद रिकॉर्ड मतलब जर्नल एंट्री करना। जर्नल एंट्री कितने टाइप के, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बीआर, बीपी और कैश बुक। उसका अलग अलग हिसाब करना ताकि बिजनेसमैन को क्या हो, सहूलियत हो, तो उसके लिए बनाएगा वो लेजर। उसके बाद तुरंत बैलेंस करेगा, क्या बैलेंस करेगा, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बनाता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी का चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाएगा, ठीक है। चलो इधर ध्यान दो। और फिर क्या होगा उसमें, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसके बाद कंपनी को प्रॉफिट या लॉस वो कौन बताएगा, सीए बताएगा। और जैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस हुआ 31 मार्च 2000 जो भी नेक्स्ट ईयर रहेगा, ठीक, क्लोजिंग हुआ, क्लोजिंग के बाद ठीक अगले दिन फिर एक नया बुक खुलेगा 1 अप्रैल 2000 जो भी ईयर रहेगा, फिर से वही आइडेंटिफाई ट्रांजैक्शन इवेंट्स, फाइनेंशियल नेचर करना, ठीक है। तो याद रखिए कि बिजनेसमैन अपने जीवन काल में इसी चीज में पिस जाता है कि वो आइडेंटिफाई करो ट्रांजेक्शन्स को और इवेंट्स को जो पैसों से लेन देन वाला हो, रिकॉर्ड करो, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, फिर से सेम चलते रहेगा, ठीक है ना। तो याद रखिए आप लोग एक चीज कि जब भी एक बिजनेसमैन चलाता है उसको एक एक चीज को मेंटेन करना जरूरी होता है। बिना मेंटेन किए बिजनेसमैन कभी भी अपने बिजनेस में सक्सेस नहीं हो पाएगा। जिस तरह से अगर आप लोग अपने कॉपी को मेंटेन नहीं करोगे ना, तो आप लोगों की लाइफ में कभी सक्सेस नहीं कर पाओगे। तो इसलिए जो भी मैं लिखा रहा हूँ आप लोग लिखिए, ठीक है, एकदम अच्छे से लिखिए। ऐसा लिखिए कि आप तो पढ़ रहे समझ में आए, तो दूसरा भी देखे तो दूसरे को भी समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए कि बिजनेसमैन 1 साल में अपने जीवन में क्या क्या चीज देखता है, क्या क्या चीज प्रिपेयर करता है, ठीक है। ये सारी चीज रहता है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा 3 गोल्डन रूल्स, मॉडर्न अप्रोच और नेचर ऑफ अकाउंट्स, कि ये तीनों मेन चीज होते हैं। उसके बाद आपका बेसिक खत्म, मैं हम लोग स्टार्ट कर देंगे जनरल एंट्री विद जीएसटी, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, चलिए।